दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान शासक कौन था। मोहम्मद बिन तुगलक, जो धार्मिक दृष्टि से उदार और सहिष्णु था। ऐसा माना जाता है कि सुल्तान ने अपने दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर का स्वागत किया था। दिल्ली सुल्तानों में वह पहला सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्य रूप से होली में भाग लेता था। दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय सर्वाधिक विद्रोह हुए। लगभग 22 विद्रोह तो अकेले दक्षिण भारत में हुए थे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सबसे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल किया था। विकल्प हैं आपके बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर गयासुद्दीन तुगलक। कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक था। दोस्तों इसने 24 प्रकार के अतिरिक्त करों अबवाब को समाप्त कर दिया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ घरई और चरई भी शामिल थी। 4 महत्वपूर्ण कर जारी रखे जिसकी अनुमति शरीयत में दी गई थी। ये 4 कर कौन कौन से थे। खराज था जो कि भूमि कर था, जजिया ब्राह्मणों पर कर था, जकात जो दान संबंधी कर था, और खुम्स ये युद्ध संबंधी कर था। लेकिन इसके अतिरिक्त हक शर्ब नामक सिंचाई कर भी लगाया, जिसकी दर 1/10 या फिर 10% थी। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। निम्नलिखित में से किसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया था। अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा उत्तर सही होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से लगभग 700 मील दूर देवगिरी को राजधानी बनाना चाहा और उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। इसका सबसे पहला कारण देवगिरी का साम्राज्य के केंद्र में होना था। सुल्तान ऐसे स्थान को राजधानी बनाना चाहता था जो सामरिक महत्व का होने के साथ साथ राज्य के केंद्र में स्थित हो। इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि देवगिरी को भौगोलिक महत्व के कारण राजधानी चुना गया था। अगला प्रश्न है, फुतुहाते फिरोज शाही के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। फुतुहाते फिरोज शाही के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बर्नी या फिर इब्न बतूता। कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फुतुहाते फिरोज शाह की एक आत्मकथा है जो उसने खुद लिखी है। दोस्तों समकालीन इतिहासकारों द्वारा फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा गया। उसके आर्थिक सुधारों से राज्य की स्थिति मजबूत हुई तथा कल्याणपरक कार्यों से सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ी। फिरोज शाह तुगलक की अत्यधिक तुष्टीकरण की नीति ने साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी बना दिया। एल्फिंस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा है। अगला और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, किताब उल रहला निम्नलिखित में से किसकी लिखी हुई किताब है। किताब उल रहला निम्नलिखित में से किसकी लिखी हुई किताब है। बर्नी, इब्न बतूता, फिरोज शाह या फिर इब्राहिम लोदी। कौन सा उत्तर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा, इब्न बतूता। दोस्तों इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था जो लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। उसे सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। 1342 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक किताब उल रहला में उल्लिखित किया है।